हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 1 थर्ड जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो अपन ने उसको फाउंडेशन को उसकी शुरुआत कर दी थी। उसमें अपन ने क्या देख लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ करंट के बारे में देख लिया था कि करंट जो किस तरह से फ्लो होती है, उसकी मैकेनिज्म देख ली थी, रजिस्टेंस देख लिया था, रजिस्टिविटी देख लिया था, कंडक्टेंस देख लिया था, कंडक्टिविटी देख लिया था, ड्रिफ्ट स्पीड देख लिया था और बहुत सारे फॉर्मूलेज अपन ने देख लिए थे। ठीक है, तो एक पार्ट जो है इस चैप्टर का वो अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट जो आता है वो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसके बाद में फिर से अपन न्यूमेरिकल बेसिस के टॉपिक्स पे आ जाएंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में क्या क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रजिस्टिविटी। ठीक है, अपन ने देखा था कि रजिस्टिविटी जो डिपेंड करती थी, मैंने बताया था रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती थी, रजिस्टिविटी का लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती थी? नहीं, रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती थी, रजिस्टिविटी डिपेंड करती थी उसके मटेरियल के ऊपर। जैसा मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग रजिस्टिविटी निकल के आती है। तो फिर रजिस्टिविटी की रेंज को अकॉर्डिंग मटेरियल को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अभी किसी की रजिस्टिविटी कम आ रही थी, किसी की मीडियम आ रही थी, किसी की ज़्यादा आ रही थी। तो फिर अपन ने क्या किया कि रजिस्टिविटी की एक रेंज बनाई और ये बोला कि इस रेंज में जो मटेरियल आएंगे वो तो ऐसे होंगे, इस रेंज में जो मटेरियल आएंगे वो ऐसे होंगे, इस रेंज में जो मटेरियल आएंगे वो ऐसे होंगे। तो इसका मतलब मटेरियल को ही फिर 3 तरह से डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो मटेरियल अपने पास में आया उसको अपन नाम देते हैं कंडक्टर। अपन सब जानते हैं कौन कौन से मटेरियल है, कंडक्टर हो गया। सेकंड जो मटेरियल बना वो कौन सा हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया। और थर्ड कौन सा हो जाएगा, इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये 3 तरह के मटेरियल अपने पास में निकल के आए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर कौन से मटेरियल हो गए, डेफिनेशन सुनना, मटेरियल विच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट को फ्लो करने को अलाउ करते हैं अपने में से जो करंट को फ्लो करवा सकते हैं, विच कैन बी फ्लो करंट, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, सेमी कंडक्टर में क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर में इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बट लेस देन कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से भी करंट फ्लो तो होती है लेकिन कंडक्टर जितनी करंट फ्लो करवाते हैं उतनी ये करंट फ्लो नहीं करवा सकते, उससे थोड़ी कम करवाते हैं। और इंसुलेटर इंसुलेटर कैसे होंगे, जो करंट को फ्लो ही नहीं करवा सकते, विच कैन नॉट बी फ्लो करंट, दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर। क्लियर? अब देखो, ये तो तीनों तरह के मटेरियल्स की डेफिनेशन हो गई। कंडक्टर में क्या हो गया, द मटेरियल विच कैन बी फ्लो करंट इज कॉल्ड कंडक्टर, द मटेरियल विच कैन बी फ्लो करंट बट लेस देन कंडक्टर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, द मटेरियल विच कैन नॉट बी फ्लो करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, अब इसकी रजिस्टिविटी की यदि मैं रेंज देखूं तो कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी की रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, याद रखना है, अलग अलग बुक में डेटा अलग अलग हो सकते हैं, बाकी याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेमी कंडक्टर में क्या होगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम मीटर। ठीक है, और इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में होगा मोर देन 10⁻⁴ ओम मीटर। ऐसे मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी, देखो रजिस्टिविटी 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर है। ठीक है, कम है कि ज़्यादा है, कम है, कम है। यदि रजिस्टिविटी कम होगी तो R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, रो एल अपॉन ए। रो जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी अपन बोल रहे थे मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर जो मेटल्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, नॉन मेटल्स का ज़्यादा होता है, इंसुलेटर मटेरियल का तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, इसका मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर में बात करेंगे तो मीडियम रजिस्टिविटी है, मीडियम रजिस्टिविटी है तो इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, मीडियम होगी। ठीक है, और इंसुलेटर का तो रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁴ यानी कि 10,000 ओम तो ऐसे बन जाएगा रजिस्टेंस। तो इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये 3 डेटा है, याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि डेटा एग्जैक्ट डेटा है, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग डेटा मिल सकते हैं
एनसीईआरटी में ही 2 जगह 2 अलग अलग डेटा लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि ये डेटा फिक्स है, ठीक है। हाँ, लमसम ये रेंज ही रहती है। इसकी 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर, -6 से 10⁴ ओम मीटर और मोर देन 10⁴ ओम मीटर, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जितने भी मेटल्स जितने मेटल्स वो क्या है? कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर कौन से हो जाएंगे? जैसे मान लो प्लास्टिक हो गया, ठीक है, माइका हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। वुड हो गई, प्लास्टिक, माइका ले लो, वुड ले लो, ये सब क्या चीज़ें हैं? इंसुलेटर है, जिनसे कभी करंट फ्लो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के मटेरियल अपने पास में आते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। क्लियर? अब देखो, ये तो 3 तरह के मटेरियल हो गए। अब मुझे क्या बनाना है? जैसे मान लो मुझे रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैं कौन सा मटेरियल काम में लूँगा जिससे जो करंट को फ्लो कम से कम करवा सके? तो कम से कम करवा सके तो इंसुलेटर ले लूँगा, तब तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, मुझे तो कम करनी है। तो मैं या तो सेमीकंडक्टर ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर यदि मेटल्स ही ले रहा हूँ तो उसको कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करूँगा ताकि वो रेजिस्टेंस को कम कर दे, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास में 2 तरह के होते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो 2 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। अपन 2 तरह के रेजिस्टेंस अपने कोर्स में है। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। एक तो होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस और एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों ही अपने सिलेबस में है। एक तो अपना वायर बाउंड रेजिस्टेंस हो गया। अपन बात कर रहे हैं किसकी? टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ, छोटा सा टॉपिक है इसलिए यही करवा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में 2 तरह के होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस और कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो जिनका सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी ये तो लो होती है। सेंसिटिविटी कौन सी? टेम्परेचर सेंसिटिविटी, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने पर इसके रेजिस्टेंस पर कोई खास इफेक्ट नहीं आता है। तो इसकी जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो होती है वो लो होती है, ठीक है। लेकिन वायर बाउंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए फॉर हाई रेजिस्टेंस लार्ज लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, ये इसका एक ड्रॉबैक है। यदि मुझे वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाना है तो अपन चाहते तो यही है कि टेम्परेचर के साथ में इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के साथ में सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, तभी तो अपना एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। मान लो गर्मियों में मैं रीडिंग ले रहा हूँ तब तो कुछ अलग आ रही है, सर्दियों में कुछ अलग आ रही है। तो यदि ऐसा हो गया तो मेरा रिजल्ट ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मुझे पता ही नहीं हो, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। तो अपन ये चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं हो, तो अपन को कौन सा रेजिस्टेंस लेना चाहिए? वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये लो सेंसिटिव तो होते हैं टेम्परेचर से, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है? यदि मुझे बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए, मान लो 10,000 ओम का चाहिए, 20,000 ओम का चाहिए, तो फिर मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, इसलिए लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए बहुत हाई रेजिस्टेंस के लिए मुझे हाई लेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इसलिए अपन नॉर्मली वायर बाउंड रेजिस्टेंस काम में नहीं लेते। अपन कौन सा रेजिस्टेंस काम में लेते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें ये किससे बना हुआ है? कार्बन। और कार्बन क्या है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, और सेमीकंडक्टर में भी वो सेमीकंडक्टर है जिसकी करंट सबसे जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, तो इससे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो नहीं पाते और फ्री नहीं हो पाते, तो ये लगभग एज ए इंसुलेटर काम करता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस बनाने के लिए मुझे कोई लेंथ वेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है? इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वायर बाउंड रेजिस्टेंस। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन
हाई रेजिस्टेंस की यदि रिक्वायरमेंट होती है तो फिर अपन कार्बन रेजिस्टेंस काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें कम लेंथ में भी रेजिस्टेंस अपन को ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब अपने कोर्स में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस कैसा बना हुआ होता है मैं एक बता देता हूँ। मार्केट में कभी रेजिस्टेंस तुमने देखा होगा प्रैक्टिकली, तो कुछ ऐसा सा रेजिस्टेंस बना हुआ होता है इस टाइप का सा, और ऐसे उसमें 4 स्ट्रिप से लगी हुई होती है। ठीक है, तो उसको अपन कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो होता है, इन स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखनी है। तो अपन नेक्स्ट जो देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टिविटी। 3 तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। उनका अपन ने डिटेलिंग देख ली क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो 3 तरह के मटेरियल हो गए। इन मटेरियल की हेल्प से अपन क्या बना सकते हैं, कंडक्टिंग वायर भी बना सकते हैं और रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। कंडक्टिंग वायर तो किसके बनेंगे, कंडक्टर्स के भी। दो जैसे मान लो अपन को ये बल्ब, जैसे मुझे बल्ब चलाना है, मेरे पास ये बल्ब रखा हुआ है। ठीक है, मुझे बल्ब चलाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा। बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो मुझे वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जो वायर लगाया है ये वाला, ये वायर कैसा है, कंडक्टिंग वायर है जो करंट को फ्लो करवा देगा। जो खुद का रेजिस्टेंस जो है वो जिसका ऑलमोस्ट 0 होता है, बहुत कम होता है, जो करंट को फ्लो करवा देगा इसमें से। ठीक है, अब मुझे इसमें से करंट को कम करनी होगी तो मैं बीच में क्या लगा दूंगा, एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ताकि करंट थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसमें करंट कम जाएगी। ठीक है, ताकि इसके फ्यूज होने के चांसेज कम रहेंगे। तो ये जो वायर है ये तो अपना क्या है, वायर बाउंड, ये तो अपना क्या है, कंडक्टिंग वायर, और ये क्या है, रेजिस्टेंस वायर। क्लियर, तो 2 तरह के वायर अपने पास में हो गए, एक तो कंडक्टिंग वायर और रेजिस्टेंस वायर। कंडक्टिंग वायर तो कंडक्टर का बनेगा, रेजिस्टेंस वायर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का बन सकता है। नॉर्मली किसका बनाते हैं, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर का। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में 2 तरह के रेजिस्टेंस, वायर बाउंड और कार्बन रेजिस्टेंस। तो इन सब की डिटेलिंग अपन ने देख ली। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन रेजिस्टेंस जो है उसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना बोर्ड पे लिखा गया है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, अपन को ये दे रखा है, जैसे मान लो मार्केट में अपन रेजिस्टेंस परचेज करने जाते हैं। मान लो तुम्हें 10,000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अब 10,000 ओम का रेजिस्टेंस जब परचेज करने जाओगे तो वो जो शॉपकीपर जो रेजिस्टेंस देगा तुम्हें, उस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होगा कि ये 10,000 ओम का रेजिस्टेंस है। तो फिर ये पता कैसे चले कि वो 10,000 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा, तो उसको पता करने का तरीका होता है अपने पास में कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट में कार्बन रेजिस्टेंस लेने जाओगे तो उसकी कलर कोडिंग अपन को दे रखी होगी। कलर कोडिंग कैसे, जैसे मान लो मुझे ऐसा वो रेजिस्टेंस दे दिया उसने, इस टाइप का सा। ठीक है, ऐसा वो रेजिस्टेंस दिया, ये रेजिस्टेंस है, मान लो मार्केट से लोगे तो ऐसा एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, 4 स्ट्रिप्स लगी हुई रहेगी। जैसे एक ये जो स्ट्रिप है ये तो मैंने कैसे बनाई है, ये अपन ने बनाई है ब्लैक कलर की। ठीक है, एक मान लो उसमें एक ऐसी स्ट्रिप बना रखी है ये वाली। ठीक है, ये कैसी है, रेड कलर की। ठीक है, एक मान लो उसने स्ट्रिप बना रखी है ग्रीन कलर की। तो मैं ये मान लेता हूँ एक स्ट्रिप उसने बना रखी है ये कैसी, ग्रीन कलर की। ठीक है, ये ग्रीन कलर की स्ट्रिप बनी हुई है। और एक मान लो उस पर जो स्ट्रिप बनी हुई है वो कैसी है, सिल्वर या गोल्ड। एक लास्ट जो स्ट्रिप रहेगी वो लास्ट स्ट्रिप अपनी रहेगी, राक्षस वाला पेज आ चुका है, सिल्वर या गोल्ड। ठीक है, या फिर रहेगी ही नहीं, 3 ही रहेगी। ठीक है, ऐसी 4 तरह की स्ट्रिप्स बनी हुई है। तो एक तो ऐसा रेजिस्टेंस जो वो मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा वो कैसा दे सकता है, दूसरा रेजिस्टेंस में ऐसा दे सकता है, जैसे मान लो ऐसा एक स्क्वायर या स्क्वायर शेप में रहेगा। स्क्वायर शेप में क्या होगा, इस बॉडी का, इस स्क्वायर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कोई ना कोई कलर होगा। तो मान लो ये ब्लैक कलर का है, मैं मान लेता हूँ। इसके जो एंड्स हैं, जो एंड्स इसके हैं, दोनों एंड्स जो होंगे वो दोनों एंड मैंने मान लिया कैसे हैं, ब्लू कलर के बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों एंड्स इसके कैसे बने हुए हैं, ब्लू कलर के बने हुए हैं। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद में इसके ऊपर एक रिंग लगी हुई रहेगी। ठीक है, और एक स्पॉट लगा हुआ रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ ग्रीन कलर का इसके ऊपर स्पॉट है और इसके बाद में इसके ऊपर एक रिंग रहेगी। वो रिंग अपन मान लेते हैं, जैसे मान लो ऐसी कोई इसके ऊपर रिंग लगी हुई है इस टाइप की से। ठीक है, ये रिंग जो है वो कैसी है, मान लो गोल्ड है, गोल्ड कलर की है। ठीक है, तो बॉडी तो कैसी है, ब्लैक कलर की, बॉडी ब्लैक कलर की है। जो एंड्स है वो कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं। जो डॉट है वो कैसा है,
ग्रीन कलर का है और जो रिंग है वो कैसी है, गोल्ड कलर की है। तो ऐसे दो तरह के रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका रेजिस्टेंस भी अपन निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं थ्रू द कलर कोडिंग। क्लियर। अब देखो रेजिस्टेंस निकलेंगे कैसे, या तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा तुम्हें या फिर ये वाला रेजिस्टेंस देगा। ठीक है। अब इनका रेजिस्टेंस निकालने का तरीके के लिए सबसे पहले अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कलर कोडिंग क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या चीज़ बता रहे हैं। जो कलर्स अपन ने बनाए हैं, जो इस पर कलर से स्ट्रिप बनी हुई रहती है, हाँ कलर्ड स्ट्रिप ही मिलेगी। जब लेने जाओगे तो ऐसे ही कलर्ड स्ट्रिप मिलेगी। जैसे ये मान लो ये सिलेंडर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप रहेगी, ब्लू कलर की, रेड कलर की, फिर यहाँ पे फोर्थ रहेगी सिल्वर या गोल्ड कलर की, या फिर रहेगी ही नहीं। ठीक है। तो अब ये कौन सी चीज़ क्या बताती है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो इधर तो मैंने लिख दिया क्या, इधर तो मैंने लिख दिया कलर, लिख दिया। इधर मैंने लिख दिया उसके नंबर्स। ठीक है। इधर मैंने लिख दिया उसका मल्टीप्लाई। ठीक है। और इधर मैंने फिर से लिखा क्या, कलर, और इधर मैंने लिखा इसकी टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस हो सकता है। कलर कौन कौन से हो सकते हैं उसको याद रखने के लिए अपने पास में एक लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, वो लाइन याद रखना। लाइन अपने पास में क्या होती है, लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ। लाइन अपने पास में होती है जैसे बी बी आर ओ वाई रॉय, ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ऊपर का चीज़ दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है सबको। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अब देखो कौन सी चीज़ क्या बताती है, बी और बी दो कलर को बताएंगे। कौन कौन से, एक तो बताएगा किसको, ब्लैक कलर को। ठीक है, बी तो एक बी तो बताएगा ब्लैक को, एक बी किसको बताएगा, ब्लैक। ब्लैक के बाद में आता है ब्राउन, आ जाएगा। रॉय, रॉय मीन्स आर, आर मीन्स रेड कलर। ठीक है। ग्रेट, ग्रेट मीन्स ग्रीन। ठीक है, ये किसको बताएगा, ग्रीन कलर को। ब्रिटेन, ब्रिटेन मीन्स ब्लू कलर। ठीक है। वेरी, वेरी मीन्स, वेरी मीन्स वी, वी मीन्स वायलेट। ठीक है, वायलेट कलर। और जी मीन्स ग्रे। ठीक है। ऊपर वाला जी, ये वाला जी जो है वो तो बताता है ग्रीन को, जी आर से बताएगा ग्रीन, और ये बताएगा जीओ से कौन सा, ग्रे कलर। ठीक है। और वाइफ, वाइफ मीन्स डब्लू, डब्लू मीन्स वाइट कलर। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रिप होनी चाहिए, वाइट कलर। बी बी रॉय, अच्छा बीच में एक ओ छोड़ दिया अपन ने, बीच में एक ओ छोड़ दिया अपन ने, फिर से देखना। बी बी आर ओ वाई। ठीक है, आर ओ वाई, रेड तो हो गया क्या, आर तो क्या हो गया रेड, ओ ऑरेंज और वाई येलो। ओ जो होगा वो कैसा रहेगा, ओ रहेगा अपना ऑरेंज, और वाई कैसा रहेगा अपना येलो। ठीक है। और ग्रेट से क्या बताया था अपन ने, ग्रेट से बताया था ग्रीन कलर। ठीक है। ब्रिटेन से क्या बताएंगे अपन, ब्लू कलर। और वेरी से क्या बताएंगे अपन, वायलेट कलर। और गुड से क्या बताएंगे अपन, ग्रे कलर। और डब्लू से क्या बताएंगे अपन, वाइट कलर। ठीक है। ऐसे तो इसमें कलर रहेंगे, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे जी दो है यहाँ पे, ग्रीन और ग्रे, पहले ग्रीन आएगा फिर ग्रे आएगा। ठीक है। अल्फाबेटिकली अरेंज यदि देखे जाए तो जी आर ई, जी आर ई तो कॉमन है, फिर इसमें वाई है, इसमें ई है, तो ई पहले आता है तो ई को पहले लगा दिया। ठीक है। ग्रीन से तो याद रख सकते हो, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ब्लैक, ब्राउन और लास्ट में क्या आएगा, ब्लू। क्लियर। तो ऐसे इसमें कलर्स बने हुए रहेंगे। नंबर्स क्या कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। मल्टीप्लायर में क्या होगा, जो यहाँ पे नंबर है उसी की पावर लगा दो। 10 to power 0, 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3, 10 to power 4, 10 to power 5, 10 to power 6, 10 to power 7, 10 to power 8 और 10 to power 9। यहाँ तक तो ये हो गया। फिर आता है फिर से कलर। कलर कौन कौन से हो सकते हैं, और हो सकता है अपना गोल्ड, एक हो सकता है अपना सिल्वर, और एक हो सकता है नो कलर, यानी कि कोई चौथी स्ट्रिप है ही नहीं। ठीक है, नो कलर। तो टॉलरेंस क्या होगी, गोल्ड की तो क्या होती है ±5%, सिल्वर की होती है ±10%, और नो कलर की होती है
20%। क्लियर? तो ऐसा इसमें बना हुआ रहेगा, ये कलर कोडिंग है उनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़, ये कोडिंग ध्यान रखनी है कि किस तरह से टेबल याद होनी चाहिए, तभी इसका रेजिस्टेंस निकलेगा, नहीं तो अपन रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते। मार्केट से यदि 10,000 का लेने जा रहे हो, तुम्हें 5,000 का भी दे देगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, यदि तुम्हें कलर कोडिंग निकालनी नहीं आती है तो। ठीक है, अब देखो इसका रेजिस्टेंस यदि मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि क्वेश्चन से ही चीज़ सोल्व होगी, इसका रेजिस्टेंस यदि मैं निकालना चाहूँ रेजिस्टेंस, तो अब समझना, फर्स्ट दो स्ट्रिप जो होती है, फर्स्ट दो स्ट्रिप वो तो बताती है फर्स्ट टू नंबर्स को। जैसे फर्स्ट स्ट्रिप कौन सी है? ब्लैक, ब्लैक का मतलब 0, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 0। ठीक है, सेकंड है रेड, रेड का नंबर 2, ये आ गया 2, आ गया। फिर है ग्रीन, थर्ड जो स्ट्रिप होती है वो बताती है मल्टीप्लायर को, थर्ड स्ट्रिप बताती है मल्टीप्लायर को, तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया किसको? ग्रीन को। ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻⁵, तो इसका मल्टीप्लायर अपने पास में है 10⁻⁵, आ गया। और लास्ट जो स्ट्रिप होती है वो बताती है टॉलरेंस को। टॉलरेंस मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस कितना? सिल्वर, सिल्वर का कितना है? 10%, ये आ जाएगा अपना 10% ओम। ये इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, समझ में आ रही चीज़? ये इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, इसको अपन बोलते हैं इसका फर्स्ट सिस्टम। ये जो है अपना कौन सा सिस्टम है रेजिस्टेंस निकालने का? फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, यदि ऐसा दे रखा है तो अपन ऐसे निकालेंगे, ऐसा दे रखा है तो क्या होगा वो और देख लेंगे। तो R = 2 × 10⁻⁵ प्लस माइनस 10%, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हुआ कितना? 2 × 10⁻⁵ कितना हुआ? यदि मैं लिखना चाहूँ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख हो गया। 2 लाख प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10% किसका? प्लस माइनस 10% किसका? इसका। इसका 10% कितना होगा? 20,000। तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा? प्लस माइनस 10% करेंगे तो कितना होगा? 20,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 180। ठीक है, 1,80,000। और प्लस 10% करेंगे तो कितना आएगा? 220, 2,20,000। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की जो रेंज होगी वो रेंज कितनी होगी? 1,80,000 से 2,20,000 के बीच में रहेगी। किसी भी वायर का प्रॉपर रेजिस्टेंस जो है वो अपन निकाल नहीं सकते, ना अपन को दे रखा होता है ना इसका होता है, वेरिएशन कुछ रहते हैं, तो वेरिएशन कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 10%। ठीक है, 1,80,000 से 2,20,000। ठीक है, तो ये तो इसकी रेंज हो गई। हालांकि क्वेश्चन अपना यहाँ तक ही आता है, इसको मैंने आगे सोल्व करके बता दिया था कि इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन क्वेश्चन अपना यहाँ तक ही आता है कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका रेजिस्टेंस अपन को इतना ही बताना होता है, रेंज नहीं पूछी जाती एग्जाम में। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा? इसको बोला जाता है सेकेंड सिस्टम, इसको बोला जाता है सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम तो ये रहा, सेकंड सिस्टम। इसमें क्या होगा? इसमें देखो पहले तो सबसे पहले बॉडी का जो कलर है, बॉडी का कलर कैसा है? ब्लैक। तो ब्लैक कलर क्या होता है? बॉडी का कलर अपना कैसा है? ब्लैक। तो ब्लैक किसको बताएगा? 0 को। तो फर्स्ट तो बताता है बॉडी के कलर को, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। ठीक है, सेकंड जो है, जो एंड्स होते हैं वो एंड्स बताते हैं सेकंड नंबर को। फर्स्ट नंबर तो कौन बताता है? बॉडी का कलर। सेकंड नंबर कौन बताएगा? एंड्स का कलर। एंड्स का कलर है ब्लू, ब्लू के लिए क्या है? 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 6। थर्ड जो होता है वो बताएगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कौन बताएगा? डॉट, जो डॉट लगा है, डॉट लगा है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻⁵। तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ प्लस माइनस। लास्ट जो रिंग होती है, जो ये रिंग लगी हुई है वो बताती है गोल्ड या सिल्वर यानी कि टॉलरेंस को। तो गोल्ड की रिंग लगी हुई है तो टॉलरेंस कितनी होगी? प्लस माइनस 5%। ये इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जिसको अपन बोलते हैं सेकंड सिस्टम। क्लियर? तो फर्स्ट सिस्टम यदि आता है तो ऐसा रेजिस्टेंस दे रखा है तो अपन ऐसे निकालेंगे, ऐसा रेजिस्टेंस यदि उसने दे दिया तो अपन ऐसा निकालेंगे। फिर से सुनना, फर्स्ट 2 स्ट्रिप जो होती है वो तो बताती है फर्स्ट 2 नंबर्स को। ठीक है, थर्ड कलर की जो स्ट्रिप होती है वो बताती है मल्टीप्लायर को, और फोर्थ कलर की जो स्ट्रिप है वो बताती है उसकी टॉलरेंस को। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे तो बॉडी का कलर और एंड्स का कलर वो तो बताती है फर्स्ट 2 नंबर्स को। फर्स्ट बताएगा बॉडी का कलर, सेकंड बताएगा एंड्स का कलर। ठीक है, और जो डॉट लगा है वो बताता है मल्टीप्लायर को, डॉट बता दिया मल्टीप्लायर को, और जो रिंग बनी हुई है वो रिंग बताती है किसको? टॉलरेंस को। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना भी, रेजिस्टेंस अपन मार्केट से लेने गए, मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया तो कलर्स का सीक्वेंस ऐसे आएगा, मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया तो कलर्स का सीक्वेंस ऐसे आएगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो फिर पकड़ेंगे ऐसे, पकड़े ऐसे कि जो लास्ट स्ट्रिप होती है वो लास्ट स्ट्रिप या तो गोल्ड होगी या सिल्वर होगी, या उसमें 3 स्ट्रिप रहेगी, चौथी स्ट्रिप ही नहीं है। समझ में आ रही चीज़?
तो गोल्ड या सिल्वर लगी हुई है तो वो अपनी लास्ट स्टेप हो जाएगी। तो स्टार्टिंग अपन फिर यहाँ से करेंगे। यदि इधर गोल्ड या सिल्वर लगी है तो फिर मैं इसको स्टार्टिंग ऐसे पढ़ूंगा, फर्स्ट मेरा कलर इधर वाला होगा, और यदि गोल्ड या सिल्वर स्ट्रिप इधर लगी है तो फिर मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा। समझ में आ रही चीज़? तो स्टार्टिंग अपनी इस तरह से होगी। तो इस तरह से ये कलर कोडिंग जो होती है रेजिस्टेंस की, वो कलर कोडिंग जो है वो अपनी निकल के आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे ही और भी, जहाँ से मान लो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, जैसे मान लो नॉर्मली अपन को ऐसा ही मिलता है, एग्जाम में जो आते हैं वो ऐसे मिलते हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं। ये मान लो इसमें 4 स्ट्रिप्स लगी हुई है, ठीक है। ये मैंने मान ली कैसी है, मान लो ब्लू कलर की है। ये मैंने मान ली कैसी है, रेड कलर की है। ये मान लो कैसी है, येलो कलर की है, ठीक है। और ये वाली स्ट्रिप जो है वो कैसी है, मान लो सिल्वर कलर की है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? ब्लू कलर तो क्या होगा 6, फर्स्ट नंबर तो क्या हो जाएगा 6, सेकेंड नंबर बताएगा रेड कितना है 2, मल्टीप्लायर बताएगा येलो, येलो कितना है 10⁴, ठीक है। और प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर कैसा है, सिल्वर के लिए अपन बात करेंगे तो प्लस माइनस 10%, तो प्लस माइनस 10%, ये इसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब इसको आगे अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये अपने पास रेजिस्टेंस निकल के आएगा। अब इसमें एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझना, टॉलरेंस कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, वो चीज़ समझना। टॉलरेंस कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, वो चीज़ समझना। देखो टॉलरेंस जितनी ज़्यादा होगी, रेंज क्या उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। रेंज में डिफरेंस यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस उतना ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस माइनस 5% ही होता, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 2 लाख का 5% 10,000। तो रेंज कितनी बनती इसकी, इसकी रेंज देखते तो कितनी बनती 1,90,000 से लेके 2,10,000 के बीच में, यानी कि रेंज छोटी हो जाती। अब देखो अच्छा रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसकी रेंज छोटी हो या ज़्यादा, ज़्यादा हो, कम हो या ज़्यादा हो। भी मुझे तो 2 लाख का रेजिस्टेंस चाहिए। मान लो मैंने जो सेटअप लगाया है उस सेटअप में मुझे 2 लाख का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो जब मुझे 2 लाख का रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं तो ये चाहूँगा कि रेंज कम हो। मान लो मैं रेजिस्टेंस ले आया 1,80,000 वाला, तो मेरे तो डेटा चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस नियर अबाउट 2 लाख ही हो। तो इसका मतलब टॉलरेंस कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी कि बेस्ट कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर? बेस्ट होता है गोल्ड का, उसके बाद सिल्वर, और सबसे पोर जो होता है वो कैसा होता है, जिसमें कलर ही नहीं है। समझ में आ रही चीज़? तो सबसे बेस्ट गोल्ड कलर हो गया, फिर सिल्वर हो गया, फिर सबसे पोर कौन सा हो गया, जिसमें कोई कलर नहीं है, क्योंकि उसमें वेरिएशन 20% की रेंज में आ जाएगा। वेरिएशन 20% की रेंज में आ जाएगा तो अपन को जो एग्जैक्ट चाहिए वो एग्जैक्ट डेटा अपन को नहीं मिल पाएंगे। तो ये अपने पास में आता है कलर कोडिंग के लिए। अब और ये से क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही 4 स्टेप मिलेगी, अलग अलग कलर्स की, कलर्स लिखे हुए रहेंगे, तुम्हें बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान क्या रखना है, ये जो टेबल अपन ने बनाई है इस टेबल को ध्यान रखना है। ये टेबल यदि याद रहेगी तो फिर अपन किसी का भी रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये तो अपने पास में कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक आएगा उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक लिखा गया है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। ओम्स लॉ भी सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ अपना ये था V डायरेक्टली I। ओम्स लॉ यही तो था, V डायरेक्टली क्या था I, और यानी कि V इक्वल्स टू किसके होता था RI के। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है, यानी कि कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है वही अपन क्या देखेंगे, उसकी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, कहाँ तक वो अप्लाई हो सकता है। तो अपने पास में कंडक्टर्स जो होते हैं वो 2 तरह के कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट यदि अपन बात करें तो फर्स्ट अपने पास में आता है ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझना, रटने वाली चीज़ें हैं। वैसे ओमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे कंडक्टर्स को नाम देते हैं ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब V और I के बीच में यदि मैं कर्व बनाऊंगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। तो ऐसे कंडक्टर्स को अपन नाम क्या देते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। जैसे जो प्योर मेटल्स होती है, प्योर मेटल्स मतलब कॉपर मेटल्स हो गई, जैसे मान लो जो मटेरियल है पूरा कॉपर का ही बना हुआ है, ये वायर पूरा कॉपर का बना हुआ है। जिंक हो गया, ठीक है, वायर पूरा जिंक का बना हुआ है। तो ऐसे यदि प्योर मेटल्स का कोई भी कंडक्टर बना हुआ है तो वो क्या होता है, ओमिक कंडक्टर रहता है। नॉन ओमिक कंडक्टर सेकेंड अपने पास में आता है, सेकेंड टाइप जो है उसको अपन बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होंगे, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब नहीं करते तो V और I के बीच में जो कर्व बनता है वो कर्व कैसा भी बन सकता है, ऐसा भी हो 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 सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ठीक है, कुल मिला के स्ट्रेट लाइन नहीं होगी
तो ऐसे कंडक्टर्स को अपन नाम देंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, और जिनमें स्ट्रेट लाइन बनता है वो कैसा हो जाता है, ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यदि अपन एग्जांपल्स की बात करें, नेक्स्ट अपना टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस बोल दो या कंडक्टर्स बोल दो। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस। ऐसे ही जैसे अपन ने ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर वैसे बोला है, वैसे इसको अपन यूँ ही बोल सकते हैं ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस तो वो डिवाइस होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, और नॉन ओमिक डिवाइस वो डिवाइस होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर में फर्स्ट क्या होता है, ऑल मेटल्स। अब समझना इस चीज़ को, अभी तो मैंने बोला था कि मेटल्स जो होती है वो क्या होती है, ओमिक कंडक्टर्स होती है, तो फिर ऑल मेटल्स नॉन ओमिक कैसे हो गई, समझना इस चीज़ को, इसको समझना। जैसे मान लो यदि मैं वी और आई के बीच में कर्व बनाता हूँ, जब वी और आई के बीच में कर्व बनता है तो मेटल्स के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। लेकिन जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, मेटल्स, जैसे मान लो इस वायर में करंट की वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है, करंट बढ़ी रही है यहाँ पे, तो जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, करंट फ्लो होती है तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर यदि चेंज हो गया, टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर जो है, रेजिस्टेंस जो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये अपन ने देख रखा है। तो जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होती जाएगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो एक करंट ऐसी आएगी जिसपे इसका रेजिस्टेंस जो है वो कुछ में उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन आ जाएंगे, रेजिस्टेंस में ज़्यादा वेरिएशन आ जाएंगे, तो फिर ये कंडक्टर जो होगा वो ओमिक कंडक्टर या ओमिक मेटल्स नहीं रहेगी। तो हाई करंट पे क्या होगा, हाई करंट पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं चल के कुछ ऐसे चला जाता है, यानी कि ये कंडक्टर जो था वो यहाँ तक तो ओमिक बना हुआ था, ठीक है, लेकिन उससे आगे जैसे करंट बढ़ी तो वो ऐसे नहीं चल के वो ऐसे चला गया, इसका मतलब अब ये कैसा हो गया, नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। तो हाई करंट या हाई टेम्परेचर पे जो मेटल्स होती है वो मेटल्स भी एज ए नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अपने पास में आता है इसके अंदर पी एन डायोड। ठीक है, ये अपन वैसे सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में देखेंगे पी एन डायोड क्या होता है। तो पी एन डायोड में यदि आई और वी के बीच में कर्व बनाया जाता है, समझना, बस कर्व याद रखना है, बाकी तो अपन उसमें देखेंगे। यदि करंट और पोटेंशियल के बीच में कर्व बनाया जाता है, ठीक है, पी एन डायोड में, तो कर्व जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसका कोई रीज़न नहीं होता, बस ये याद रखना है कि कर्व जो बनता है डेटा से अपन निकालते हैं, डेटा से पता चलता है कर्व ऐसा बनता है। तो ये भी कैसा है, नॉन ओमिक हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन ओमिक डिवाइस हो गई। तो पी एन डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब अपन आगे देखेंगे। ये सब कैसे डिवाइसेज हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं। ये एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस का एग्जांपल है। थर्ड जो एग्जांपल इसके अंदर आता है, थर्ड, ठीक है, थर्ड एग्जांपल को अपन बोलते हैं थायरिस्टर। थायरिस्टर भी एक तरह की डिवाइस है, थायरिस्टर। थायरिस्टर में यदि आई और वी के बीच में कर्व बनाया जाता है, यदि मैं आई और वी के बीच में कर्व बनाऊं तो कर्व कुछ ऐसा बनता है, इस टाइप का। ठीक है, याद रखना है, देखो विद डेट कर्व अपन कैसे बनाते हैं, किसी का भी कर्व कैसा बनता है, किस तरह से बनाया जा सकता है। भी अपन ने एक करंट देखी, उस पर पोटेंशियल देख लिया, दूसरा पोटेंशियल देखा, उस पर करंट देखी, फिर पोटेंशियल देखा, उस पर करंट देखी, फिर पोटेंशियल देखा, पॉइंट मार्क कर लिए, पॉइंट को मिला दिया तो कर्व बन गया। तो इसमें कोई रूल लागू नहीं हो रहा, रूल तो यही लागू हो रहा था ओमिक में, नॉन ओमिक में तो कोई रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा। तो ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आता, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आता, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। फोर्थ जो अपने पास में एग्जाम्पल होता है वो अपने पास में आता है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड में जब ग्राफ बनाया जाता है आई और वी के बीच में, जब करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनता है गैलियम आर्सेनाइड में, तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस टाइप का से। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाता है। ठीक है, और यदि ढंग से देखें तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे भी चलता है। ठीक है, ग्राफ को यदि देखा जाए तो हो सकता है कुछ ऐसे चल रहा हो। ठीक है, इस टाइप का सा। तो ये भी क्या है, गैलियम आर्सेनाइड, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। फिर इसमें ये क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, इसमें कभी एक डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस इसका चेंज हो रहा है, भी स्लोप चेंज हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर, अपन देख रहे हैं हर पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज हो रहा है। ये तो अपन ने पहले भी देखा है, वी आई कर्व का स्लोप किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। तो स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर, रेजिस्टेंस चेंज होता है तो ऐसे रेजिस्टेंस को अपन नाम देते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो मैंने दो पॉइंट्स ले लिए,
एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच का यदि मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये तो क्या है डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा चेंज इन करंट। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, इसको अपन बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ऐसा एक ग्राफ बना हुआ मिलता है, डेटा गिवन मिलते हैं, डेटा क्या गिवन मिलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे दो वैल्यू लिखी हुई रहेगी 5 मिली एम्पियर, यहाँ पे हो गई मान लो 10 मिली एम्पियर, और यहाँ पे पोटेंशियल के डेटा लिखे हुए रहेंगे, मान लो मैं मान लेता हूँ 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा वी तो कितना हो गया 1, और डेल्टा आई कितना हो गया 5 मिली एम्पियर, 10 माइनस 5 कितना होगा 5, तो 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ ये क्या हो जाएगा इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा ग्राफ बना के डेटा देकर ये पूछा गया था कि डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाला जाता है किसका, गैलियम आर्सेनाइड का, ठीक है। तो ये कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। ओमिक कंडक्टर अपन को पता होता है, वी और आई के बीच में स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉन ओमिक में कैसा ही बन सकता है, नॉन ओमिक के एग्जाम्पल्स है ऑल मेटल्स, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो भी मेटल्स होती है वो भी क्या बन जाती है, नॉन ओमिक बन जाती है। पीएन डायोड भी एक नॉन ओमिक डिवाइस है, थायरिस्टर भी एक नॉन ओमिक डिवाइस है, गैलियम आर्सेनाइड भी एक नॉन ओमिक डिवाइस है, और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने का अपना तरीका है। क्लियर। तो ये अपने पास में नॉन ओमिक कंडक्टर्स या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ जो है वो टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है, बड़ा ही अच्छा सच्चा प्यारा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। जैसे ये वायर है, इस वायर की रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 100 ओम है, मैं टेम्परेचर कम करूँ बढ़ाऊँ तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। अब वो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये वायर किसका बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है, नॉन कंडक्टर का बना हुआ है यानी कि इंसुलेटर का बना हुआ है, या सेमी कंडक्टर का बना हुआ है, ठीक है। तीन तरह के मेटेरियल अपन पढ़े थे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का यदि बना हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम करने पे क्या इफेक्ट आएगा, सेमी कंडक्टर का बना हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम करने पे क्या इफेक्ट आएगा, इंसुलेटर का बना हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम करने पे क्या इफेक्ट आएगा, वो चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। तो पहले तो अपन को ये पता है कि रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था कुछ m/n²2, ये याद है क्या फॉर्मूला। m तो जहाँ पे मास था, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और टो क्या था, टॉर्क, टो क्या था, तो टॉर्क नहीं था यहाँ पे, टो था अपना रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा है उस टाइम को अपन बोलते थे टो। और n क्या था, n था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपने मेन काम की चीज़ यही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो क्या होता है n, और टो जो था वो क्या था, टो अपने पास में था रिलैक्सेशन टाइम, तो टो अपने पास में था रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, दो चीज़ें अपने पास में थी। अब इनको ही देखना है कि इनका टेम्परेचर के ऊपर में, टेम्परेचर के वेरिएशन से इन पे क्या इफेक्ट आता है, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो पहले मैं देखता हूँ उसके अंदर, किसके अंदर, मेटल्स के लिए, ठीक है, अपन तीनों के लिए देखेंगे, मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मेटल्स की यदि अपन बात करें तो मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, समझना इस चीज़ को। मेटल्स के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी तो मेटल है, तभी तो करंट को फ्लो करवा सकता है। तो मेटल्स के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लो इसके सराउंडिंग जो है वो ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। अब यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, एनर्जी तो चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, होगा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर ही रहता है, ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें फ्री रहते हैं पहले से ही। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आएंगे उस पर कोई ज़्यादा खास वेरिएशन नहीं आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू जो है, यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को यदि बढ़ाया जाए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने से बढ़ेंगे, इतने से एक बढ़ेंगे।
लेकिन अब इस चीज़ को समझना, देखो वैसे सेमीकंडक्टर का टॉपिक है, सेमीकंडक्टर अपन वो डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे, अब यूँ समझो जैसे मान लो ये अपने पास में मटेरियल था मेटल का, इसमें पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। मेटल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही रहते हैं कंडक्शन ऑर्बिट के अंदर जो करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। एक कंडक्शन बैंड और होता है, वैलेंस बैंड होता है, यही अपन सब सेमीकंडक्टर में देखेंगे। फिलहाल मैं जितना समझा सकता हूँ उसमें समझते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से मान लो बाहर आ भी गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर चल रहे थे लाइन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो क्या कोलिजन ज़्यादा होंगे? बिल्कुल ज़्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से ही है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर चलेगा तो कोलिजन ज़्यादा ही तो होंगे। अब पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और इलेक्ट्रॉन आ गया, यदि और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो कोलिजन बढ़ेगा कि कम होगा? कोलिजन और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कोलिजन और ज़्यादा बढ़ेंगे तो n तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू बहुत कम बढ़ती है। समझ में आ रही चीज़? तो n तो बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा? रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा? अब मान लो पहले तो इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक दूसरे से टकराने में मान लो 1 सेकंड का टाइम लग रहा था। अब मान लो इसके अंदर 70 इलेक्ट्रॉन हो गए, 70 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब टकराने में टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा। क्यों लगेगा? जैसे समझो, इस रूम के अंदर पहले 5 स्टूडेंट थे, ठीक है, सब पाँचों एक दूसरे से टकरा रहे थे। 20 फुट का मान लो रूम है ये लंबाई में, और 10 फुट की मान लो इसकी चौड़ाई है, 10 फुट की तो इसकी मान लो विड्थ हो गई, और 20 फुट जो है वो इसकी लेंथ हो गई। पहले 5 स्टूडेंट इधर उधर कॉर्नर में फैले हुए थे, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे थे, एक दूसरे से कोलिजन करने में मान लो 2 सेकंड का टाइम लग रहा था। अब मान लो मैंने इसमें 8 स्टूडेंट कर दिए 8 स्टूडेंट करते ही टाइम जो लगेगा कोलिजन में एक दूसरे में, वो बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि पहले तो 5 के बीच में टक्कर हो रही थी, अब 8 के बीच में टक्कर हो रही है, तो कोलिजन के बीच में क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा तो टो की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला ये था, रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टो बार। तो रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टो में यदि अपन देखेंगे तो एन तो बढ़ा और टो कम हुआ, तो यदि दोनों जितना ये बढ़ता उतना ये कम होता तब तो रो कांस्टेंट रह जाता, ठीक है। लेकिन अपन ने बोला एन बहुत कम बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन तो बहुत कम बढ़ता है, टो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। समझ में आ रही चीज़? तो टो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, एन का इफेक्ट कम होगा। इसका इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब ये वाली वैल्यू कम हो रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होती है, ठीक है। यदि कंडक्टर्स या मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी जो है वो बढ़ती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि एन तो बढ़ता है, टो कम होता है। फॉर्मूला ये लगता है, अब रीज़न पूछा जाता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो अपन को पता चल गई कि व्हाट डज इफेक्ट ऑन द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज। तो टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज देन रजिस्टिविटी इंक्रीज। रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई है, और रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई है तो उसके साथ में रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। कोई रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों डायरेक्टली होते हैं, तो रजिस्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, ठीक है। तो चाहे तो रजिस्टिविटी पर इफेक्ट पूछ लो, चाहे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पूछ लो, दोनों पे सेम इफेक्ट आना है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस वो बढ़ता है। अभी पूछा था उसका रीज़न क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है? पहले तो क्वेश्चन ही आते थे, पहले जब पुराने टाइम पे क्वेश्चन आते थे, व्हाट डज इफेक्ट ऑन द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। अब क्या आता है? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। व्हाई? उसका रीज़न बताओ। तो उसका रीज़न क्या लिखोगे? Temperature, when temperature increase, then number of free electrons increase, but relaxation time decrease, but effect of tau is larger than effect of n. So from rho equals to m upon n square tau bar, n increase, tau decrease, but effect of tau is higher than n. That's why when tau decrease then rho increase, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। विद इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन को इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। वाई यदि पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो अपने पास में मेटल्स में बात हो गई। तो अपन को ये पता चल गया टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो अपने पास में एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को समझना हो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अपने पास में आता है
कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो अपन को पता चल गया। तो अब कितनी बढ़ती है वो कैसे पता चले कि कितने टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी जो है वो कितनी हो जाएगी, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो अब यूँ मानो जैसे मेरे पास में एक ये वायर था, समझना इस चीज़ को, जैसे मान लो मेरे पास में एक ये वायर था, ठीक है, इस वायर का T1 टेम्परेचर पे जो रजिस्टिविटी थी वो थी ρ1, ठीक है। फिर मैं टेम्परेचर को बढ़ाया हो चाहे कम किया हो, T2 टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी कितनी हो गई, ρ2, ठीक है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एक कांस्टेंट अपने पास में जिसको अपन डिनोट करते हैं अल्फा से। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अपने पास में बनता है, याद रखना है, ρ2 = ρ1 1 + अल्फा T2 - T1, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ρ2 = ρ1 1 + अल्फा T2 - T1। अब देखना इस चीज़ को, इसको यदि मैं, ये तो मेन फॉर्मूला है, ρ2 तो क्या हो गया, T2 टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी, ρ1 क्या हो गया, T1 टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी, अल्फा क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, T2 - T1 क्या हो गया, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर किस में लेने हैं अपन को, केल्विन के अंदर, ठीक है। जो फॉर्मूले में लेना है टेम्परेचर, तो डिफरेंस है, चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो सेम आएगा, लेकिन फिर भी अपन को डिफरेंस किस में लेके चलना है, केल्विन के अंदर ही वैल्यू पुट करनी है। इसको यदि मैं ओपन करूँ तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ओपन होगा, ρ2 = ρ1 + ρ1 अल्फा T2 - T1 हो जाएगा। ρ1 को यदि मैं इधर ले आऊँ तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा ρ1 अल्फा T2 - T1 = ρ2 - ρ1 हो जाएगा। ρ1 इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये ऐसे कैसे रहेगा, ρ1 अल्फा T2 - T1। यहाँ से देखो अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा ρ2 - ρ1 अपॉन अल्फा T2 - T1। अब देखो इस फॉर्मूले से समझना क्या चीज़ है, असली चीज़ ये है, मेन फॉर्मूला भी अपना यही है, ठीक है। ρ2 - ρ1 अपॉन अल्फा T2 - T1, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर को यदि मैं बढ़ाऊंगा, यानी T1 कम है T2 ज़्यादा है, मेरे जो पता चल गया T2 इज़ लार्जर देन T1, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। रजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यदि ऐसा है इसका मतलब ρ2 इज़ लार्जर देन ρ1 होगा ऐसा। भाई टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो ρ2 भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ρ1 कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो T2 - T1 किस में आएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पॉजिटिव में, क्योंकि T2 ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तो पॉजिटिव में आएगा। और ρ2 की वैल्यू ρ1 से ज़्यादा है तो ρ2 - ρ1 भी कैसा आएगा, पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ρ1 नीचे जाएगा तो ρ1, ठीक है। ये पॉजिटिव डिफरेंस आया, ये पॉजिटिव डिफरेंस आया, ये पॉजिटिव होता ही है, तो अल्फा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि मेटल्स के लिए जो अल्फा होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। मेटल्स के लिए जो अल्फा होगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ठीक है, यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट ओम मीटर, इसकी यूनिट ओम मीटर, इसकी यूनिट केल्विन आएगी। तो ये ओम मीटर से इसकी ओम मीटर कैंसिल हो जाएगी, इसका क्या आएगा, केल्विन, यानी कि 1 अपॉन केल्विन। तो अल्फा की जो यूनिट निकल के आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी यूनिट, अल्फा की जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ अल्फा, तो ये अल्फा की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन केल्विन, या फिर मैं बोल दूंगा इसको केल्विन इनवर्स। समझ में आ रही चीज़, या पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स बोल दो, एक ही बात है। केल्विन मेजर करोगे तो केल्विन इनवर्स आ जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स आ जाएगी। तो अल्फा का फॉर्मूला अपने पास ये आ गया, ρ2 - ρ1 अपॉन ρ1 T2 - T1। ये तो रजिस्टिविटी की फॉर्म में आया, रजिस्टेंस की फॉर्म में भी तो आ सकता है। तो इस फॉर्मूले को मैं रजिस्टेंस की फॉर्म में यदि लिखना चाहूँगा तो रजिस्टेंस की फॉर्म में क्या आ जाएगा, R2 = R1 1 + अल्फा T2 - T1। बस रो हटाओ, R लगा दो, बाकी सेम चीज़ें, ठीक है। तो R2 = R1 1 + अल्फा T2 - T1, और यहाँ से अल्फा का एक और फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, R2 - R1 अपॉन R1 T2 - T1, ठीक है। ये रजिस्टेंस की फॉर्मेट में आ जाएगा। यदि अपन को रजिस्टेंस दे रखा है तो अपन फॉर्मूला ये वाला काम में लेंगे, और यदि अपन को रजिस्टिविटी दे रखा है तो फॉर्मूला अपन ये वाला काम में लेंगे। फॉर्मेट सेम है, फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन कुछ काम की नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। ρ2 = ρ1 1 + अल्फा T2 - T1। ρ2 तो है T2 केल्विन टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी, T1 केल्विन टेम्परेचर रजिस्टिविटी कितनी है, ρ1, और अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। क्लियर। तो ये तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स के लिए, ठीक है। अब यदि मैं सेकंड बात करूं सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स के लिए,
यदि मैंने बात की सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनकी यदि अपन बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, कम ही होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम तो होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। यदि सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं लेकिन रिलैक्सेशन टाइम कम तो होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। इसका मतलब इफेक्ट किसका ज़्यादा आएगा, एन का, एन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे मेटल्स हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो। एन बढ़ रहा है तो कम हो रहा है लेकिन इफेक्ट किसका ज़्यादा है, एन का, यानी कि बढ़ने वाले का इफेक्ट ज़्यादा है तो इसका बढ़ने वाले का इफेक्ट ज़्यादा है तो इसका ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम तो होगा लेकिन इसका इफेक्ट कम आएगा, एन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। एन का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो मेटल्स में, कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है, उल्टा इफेक्ट आता है। तो अब यहाँ पे यदि अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो एल्फा इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो इसमें अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी वो चीज़ देखना। यदि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया यानी कि T2 इज हायर देन T1, यदि ऐसा है तो ρ2 ρ1 में से कौन सा ज़्यादा होगा, सोचो। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो रही थी तो टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी कम हुई यानी कि ρ2 की वैल्यू कम होगी ρ1 से, यानी कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ρ2 इज लेस देन ρ1, ऐसा ही होगा। तो T2 माइनस T1 तो कैसा आएगा, पॉजिटिव में क्योंकि T2 की वैल्यू ज़्यादा है, और ρ2 माइनस ρ1 कैसा आएगा, नेगेटिव में क्योंकि ρ2 की वैल्यू कम है। तो ρ2 की वैल्यू कम है, ρ1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब अल्फा कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू होती है, ऑप्शन में आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन ऑफ द अबव। तो जो मेटल्स या कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर जो होते हैं उसके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। विद रीजन अपन ने सारी चीज़ें देख ली कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न अपने पास में ये है। फिर ये अपन को फॉर्मूला लगाना है और फिर इससे अपन को आंसर निकालना है। जैसे रेजिस्टिविटी के लिए लिखा है वैसे रेजिस्टेंस के लिए भी आ जाएगा कि अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। क्लियर। तो ये अपने पास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ जाता है कि टेम्परेचर का मेटल्स के लिए क्या इफेक्ट आता है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए क्या इफेक्ट आता है। याद क्या रखना है, मेटल्स के लिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस भी कम होता है। ये फॉर्मूला जो है मेन फॉर्मूला यही है अपने पास में। ये फॉर्मूला चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, तीनों के लिए फॉर्मूला काम करता है। ऐसे ये फॉर्मूला भी तीनों के लिए ही काम करता है, m/n²τ। क्लियर। अब देखो इसमें एक चीज़ पूछी जाती है, अपन को ये पता चलेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर मेटल्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर को कम करने पर रेजिस्टिविटी कम होगी, ऐसा ही तो होगा। और अपन को यदि ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कम करता जाना पड़ेगा। कम करते करते इतना कम कर दूंगा कि इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ठीक है। यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर या मान लो उससे थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो जो कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़। ऐसे कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो होती है, ऐसे कंडक्टर को अपन नाम देते हैं सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स में क्या होगा, ऐसे कंडक्टर जिनका टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होते होते जीरो हो जाती है। टेम्परेचर कम इतना कर दिया जाता है कि रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। उस कंडीशन में जो कंडक्टर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो अब देखो इसको और यदि अच्छे से अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ, ये सब चीज़ें नोट कर लेना। अब देखो इसको मैं यदि और आगे रिलेट करना चाहूँ चीज़ों को तो और आगे देखना कैसे रिलेट होगी, ठीक है। इसको अपन और आगे रिलेट करना चाहें तो समझना कैसे रिलेट होगी उन चीज़ों को।
ये तो अपन ने रीजंस देख लिए कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं इनको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मान लो मैंने यदि कंडक्टर की बात करी, ठीक है, कंडक्टर्स, कई बार मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बढ़े, टो क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन इफेक्ट जो है वो टो का ज़्यादा आया। तो टो का इफेक्ट ज़्यादा आया तो रजिस्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और रजिस्टेंस भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब देखो रजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो रजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस, रजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ता है। समझ में आ रही चीज़, सॉरी उल्टा बोल दिया। रजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होती है। तो अब टेम्परेचर को कम करने पर क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर को कम करूंगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर को मैं कम करता जा रहा हूँ, कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम हो जाती है। उस टेम्परेचर पे उस कंडक्टर को अपन नाम देते हैं सुपर कंडक्टर, और उस टेम्परेचर को नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। फिर देखो टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो रजिस्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, रजिस्टिविटी बढ़ती गई तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसपे कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है तो कंडक्टिविटी कम होती जा रही है। कंडक्टिविटी कम होते होते एक कंडीशन ऐसे आएगी कि वो सेमी कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो जो कंडक्टर होगा वो कंडक्टर किस में कन्वर्ट होगा, वो कंडक्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेमी कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम होती जा रही है टेम्परेचर बढ़ाने, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एट एनी टेम्परेचर एट विच कंडक्टर कन्वर्ट इनटू सेमी कंडक्टर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसमें ट्रांजिशन इफेक्ट होती है, एक मटेरियल दूसरे टाइप के मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को नाम क्या दिया जाता है, इस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी कंडक्टर में। ये तो कंडक्टर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर की, उसमें और देखते हैं उसमें क्या होता है। यदि अपन सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर में देखें तो इसका उल्टे इफेक्ट आएंगे। उसके उल्टे इफेक्ट कैसे आएंगे वो चीज़ समझना। यदि अपन सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर की बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर में देखो क्या होगा, अपन बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर, मैं सेमी कंडक्टर की ही बात कर लेता हूँ। सेमी कंडक्टर में अपन ने देखा टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बढ़े, तो क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन एन का इफेक्ट ज़्यादा हुआ। एन का इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो रो क्या हुआ, कम हुआ। रो कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, कम हुआ। रो यदि कम हुआ तो कंडक्टिविटी क्या हुआ, बढ़ा, और आर कम हुआ तो जी क्या हुआ, बढ़ा। इसका मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, बढ़ाते गए तो टेम्परेचर बढ़ाते गए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए तो कंडक्टिविटी बढ़ती गई। कंडक्टिविटी बढ़ती गई तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें कंडक्टिविटी बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्टर के बराबर हो जाएगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें सेमी कंडक्टर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही चीज़। तो टेम्परेचर को कम करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंडक्टर तो कन्वर्ट होता है सेमी कंडक्टर में, और टेम्परेचर को बढ़ाने पर सेमी कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो इसी टेम्परेचर को अपन नाम क्या देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर। अब देखो एक चीज़ और समझना, टेम्परेचर का कम करूंगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। तो कंडक्टिविटी कम होते होते एक ऐसी कंडक्टिविटी हो जाती है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी अपन ये बोल रहे हैं टेम्परेचर को कम करने पर जो कंडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमी कंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एज ए इंसुलेटर काम करने लग जाएगा। 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर किसकी तरह काम करने लग जाएगा, एज ए इंसुलेटर काम करने लग जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, और कम होती होती एक ऐसी हो जाएगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हालत होगी कंडक्टर की,
कंडक्टर में तो टेम्परेचर को कम करने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो कंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? यदि मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी? इसकी मैक्सिमम रहेगी। समझ में आ रही चीज़? क्योंकि इसका तो टेम्परेचर कम करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करते करते कितना कर सकते हैं? मिनिमम 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पर इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी और इसकी सेमीकंडक्टर की 0 केल्विन पर कंडक्टिविटी जो है वो मिनिमम रहेगी, यानी कि वो इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें भी हैं, बढ़ाया तो क्या हुआ, कम हुआ तो क्या हुआ। तो ये फॉर्मूले यदि याद है तो अपन को पता रहेगा कि क्या चीज़ किसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उससे अपने पास में और क्लियरेंस आ जाएगी और अपन को किस तरह से इसको देखना है। चलिए, एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दे रखा है तो उसकी वैल्यू अपन को लेनी है 27 या 25 डिग्री सेंट। नॉर्मली नहीं दे रखा तो 25 लेनी है, वैसे दे रखा तो अपन को 27 ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है, हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? यदि अपन इसका आंसर देखें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो रेजिस्टेंस कितना है? कितना है? 100 ओम। तो इसको मैंने क्या मान लिया? T1। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 100 ओम है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। फिर मैंने मान लो टेम्परेचर को बढ़ाया है, कम किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो टेम्परेचर को कितना किया जाए कि रेजिस्टेंस कितनी हो जाए? 117 ओम हो जाए। और अपन को ये दे रखा है अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा कितना दे रखा है? 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो ये भी उसी में पुट कर दो, आंसर आ सकता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या था? अल्फा का फॉर्मूला क्या था? R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, ठीक है। अपन को निकालना है T2, तो T2 माइनस T1 को इधर ले आओ पूरे को। यदि मैं T2 माइनस T1 को इधर ले आऊँगा तो अपने पास ये बनेगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा, ठीक है। T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 अपन को दे रखा है, वैल्यूज पुट करो। T1 की वैल्यू तो कितनी है? 27, तो T2 माइनस 27, ठीक है। ये अपन ने डिग्री सेंटीग्रेड में पुट किया है, तो जो अपना आंसर आना है वो भी किस में आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगा। तो T2 माइनस T1 तो हो जाएगा T2 माइनस 27, ठीक है। R2 अपन को कितना दे रखा है? 117, तो 117। R1 कितना दे रखा है? 100, तो R1 कितना हो गया? 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? R1 कितना है? 100, तो R1 अपना हो गया 100। और अल्फा कितना दे रखा है? अल्फा दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁴, तो 1.70 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये अपने पास में अल्फा आ गया। अब समझो इसको, अब आगे सोल्व करना और कुछ नहीं करना। T2 माइनस 27, ये तो कितना हो जाएगा? 17 अपॉन, इसको सोल्व कर लो, 1.7 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴, तो -2 हो जाएगा। तो T2 माइनस 27 इक्वल्स टू, ये तो कितना जाएगा? 10, और ऊपर आके कितना हो जाएगा? ये 10⁻², यानी कि T2 माइनस 27 कितना हो गया? 1000। तो T2 कितना हो जाएगा? उधर जाके कितना हो जाएगा? 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1027 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 170। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आया? रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 अपने सामने लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, नाइक्रोम का कोई वायर होगा, कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट सप्लाई से अपने उसको कनेक्ट किया, ड्रॉन एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। जैसे ही कनेक्ट किया, जैसे मान लो ये कोई नाइक्रोम का वायर था, उसको मैंने 230 वोल्ट से कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ मैं की लगा देता हूँ, तो 230 वोल्ट सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट किया। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 था इनिशियली, ठीक है। तो जैसे ही डॉट लगाया बैटरी से कितनी करंट निकली? 3.2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? R इक्वल्स टू क्या होगा? V/I, यानी कि 230 अपॉन कितना? 3.2, ठीक है, इतना हो गया। ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर कुछ देर बाद में जब इसका करंट बढ़ेगी तो क्या होता जाएगा? रेजिस्टेंस कम होता जाएगा।
बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। भी करंट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। फिर एक स्टडी स्टेट मिली, ये कब था, ये जब रूम टेम्परेचर भी इनिशियली तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है व्हाट इज द स्टडी स्टेट, ये रहा 230 वोल्ट सप्लाई settles after a few seconds to a steady value of 2.3. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियली दे रखा है टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जैसे जैसे करंट बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगी, कम होती गई। ठीक है, तो मैं ये मान लूँ कि टेम्परेचर जब T2 हो गया स्टडी स्टेट में, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल कितना है, वही 230 वोल्ट, लेकिन करंट कितनी हो गई बाद में 2.8 एम्पीयर, यानी कि 230 अपॉन 2.8। समझ में आ रही चीज भी। पहले तो इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, तो जैसे ही कनेक्ट किया तो करंट हुई 3.2 एम्पीयर, तो रेजिस्टेंस हो गया V अपॉन आई, यानी कि 230 अपॉन 3.2। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, रूम टेम्परेचर। फिर जब करंट बढ़ती गई तो टेम्परेचर बढ़ता गया, तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगी। तो करंट कितनी हो गई 2.8 एम्पीयर, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 230 अपॉन 2.8। ठीक है, ये R2 हो गया। तो अपन को निकालना है कि T2 कितना होगा। अल्फा अपन को दे रखा है, अल्फा अपन को दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁴, वही जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, कुछ वैसा ही है, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। बस सब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगना है, अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 को उधर ले आओ, अल्फा को उधर ले जाओ, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। T2 निकालना है, T1 को उधर ले जाओ, तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा प्लस T1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। R2 तो कितना है 230 अपॉन 2.8। ठीक है, सोल्व कर लेना, आगे क्या आएगा 230 अपॉन 2.8 माइनस R1 कितना है 230 अपॉन 3.2, 230 अपॉन 3.2 डिवाइड बाई R1, R1 कितना है 230 अपॉन 3.2 और अल्फा कितना है, अल्फा अपन को दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁴, 1.70 इंटू 10⁻⁴ प्लस T1 कितना है, T1 अपन को दे रखा है 27, तो प्लस का 27। इसको जब सोल्व करेंगे आगे तो सोल्व कर लेना, आंसर किस में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो अपने कंप्लीट होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा टॉपिक था ये, इस पे इस टाइप के से क्वेश्चंस आते भी हैं। ये रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, ऐसे रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये टॉपिक अपना एक थ्योरेटिकल टॉपिक था थोड़ा सा इस चैप्टर का, तो वो अपना कंप्लीट हो गया। अब वापस से फिर वही न्यूमेरिकल सेक्शन वाले टॉपिक्स आएंगे, डेरिवेशन वाले टॉपिक्स आएंगे, तो वो और देखेंगे। तो अभी तक अपना चैप्टर का जो है अप्रोक्सीमेटली कुछ 30% जो है चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। तो इसको पढ़ना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू करो, अच्छे से तैयारी करो। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछो, और तब तक मज़े करते रहो। वेरी ऑल द बेस्ट।